तो हम ये फ्रांस ने अबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक पढ़ चुके थे, है ना, कि कैसे फ्रांस ने मोनार्ची रूल था उसको कैसे गुड मॉर्निंग कैसे अबॉलिश किया और कैसे वो लोग क्या बने, रिपब्लिक बने, है ना। उस टाइम पे क्या क्या बना था, उस टाइम पे भैया वो क्या बोलते हैं, जैकोबिन क्लब्स बने थे, बहुत सारे क्लब्स बने थे, क्यों, रिवॉल्यूशन के लिए, है ना। बहुत सारे क्लब्स बने, उन लोगों ने क्या किया, स्ट्रगल चालू किया, रिवॉल्यूशन चालू किए अगेंस्ट मोनार्की, है ना। और लुई 16 को उन्होंने क्या किया फिर उसके बाद में, जो कि बॉर्बन फैमिली के थे, जिन्होंने इतना सब कुछ किया था, उनको क्या करा, यहाँ से हटा दिया, है ना। उनको किस अपराध में हटा गया, क्या मतलब उनको कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, चार्ज ऑफ डेथ उनको दिया था, है ना। हमने कल पढ़ा था ना ये, कि भूल गए सब। तो अब हम यहाँ पर से डायरेक्ट पढ़ रहे थे, अ डायरेक्टरी रूल, सॉरी हाँ, अ डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस, है ना। फ्रांस का डायरेक्टर रूल क्या था, ये हम पढ़ने वाले थे। तो हमको पता है कि जैकोबिन क्लब्स तो वहां से चला गया था, है ना। तो पावर फिर वापस से क्या हो गई, वैक्यूम हो गई पावर। अब आप एक बात बताओ, कोई बहुत अच्छी सी मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है ना, वो वहां से चली गई, बट पावर तो वहीं पर रहने वाली है, तो कोई ना कोई तो उस चीज को, अब जैसे डायमंड है ना, डायमंड की रखवाली पहले कोई और कर रहा था, पर अब अगर वो चला जाए तो हम सोचेंगे ना कि यार ये हमारे अंडर आ जाए, तो वैसे ही पावर का था, है ना। तो पावर जब जैकोबिन क्लब के हाथ में आई, पहले लुई 16 के हाथ में थी, फिर जैकोबिन क्लब के हाथ में आई, फिर जैकोबिन क्लब जब वहां से चला गया तो पावर वैक्यूम हो गई। उन्होंने सोचा कि, तो जैकोबिन क्लब चला गया वहां से, तो पावर में किसको देखने को मिल रहा था, जो लोअर लेस प्रोस्पेरियस सेक्शन वाले थे, है ना, जो वो लोगों के हाथों में पावर अब चली गई थी, तो कोई ना कोई को तो रूल करना ही था, है ना। तो अभी वो वेल्दियर मिडिल क्लास के लोग जो थे, उन लोगों ने अपने हाथ में पावर एक्वायर कर ली, है ना। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए उन्होंने बनाया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर कंट्रोवर्शियल टॉपिक था वो क्या था, दे डिनाइड टू वोट नॉन प्रॉपर्टिएट पर्सन। मतलब जब जैकोबिन क्लब जो था, है ना, उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने सभी 21 ईयर्स ऑफ वालों को वो राइट टू वोट दे दिया था। पर जब इन्होंने यहाँ पर वेल्दियर मिडिल क्लास के लोगों के हाथ में शासन आया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए, जिसमें मेजर कंट्रोवर्शियल टॉपिक था कि उन्होंने सभी जिन लोगों के पास में प्रॉपर्टीज थी, वही लोग क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे, है ना। तो जैकोबिन क्लब में, हाँ बेटा, तो हम लोगों ने क्या देखा था जैकोबिन क्लब में, कि वहां पर 21 साल से ऊपर वाले जो थे वो तो सब वोट दे रहे थे, पर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने जिनके पास में प्रॉपर्टी है सिर्फ वही लोग क्या करेंगे, उनके पास में राइट टू वोट होगा। तो उसके साथ इन लोगों ने इलेक्टेड लेजिस्लेचर काउंसिल इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने ये चेंज करा, सेकंड उन्होंने क्या करा, लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस करी, जिसके अंदर उन्होंने क्या करा, 5 लोगों को वो लोग क्या करते थे, 5 लोगों को इलेक्ट करते थे, जिनको उन्होंने 5 बॉडी ऑफ डायरेक्टरी कहा, ठीक है। ये डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस में, ये समझ में आ रहा है डायरेक्टरी वर्ड कहाँ से आया। उन लोगों ने क्या किया, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसके अंदर उन्होंने 5 लोगों को इलेक्ट करा, है ना। 5 लोगों को जब उन्होंने इलेक्ट करा, तो वो 5 बॉडी को उन्होंने क्या बताया, डायरेक्टरी बताया, है ना। तो क्या होता है रिपब्लिक, तो कंट्री जोकोबिन क्लब के टाइम पे रिपब्लिक तभी बन गई थी, है ना। रिपब्लिक कंट्री बन गई थी ना, हमने देखा था ना कि उन्होंने मोनार्ची को क्या करा था, अबॉलिश कर दिया था, और उन्होंने फ्रांस को रिपब्लिक जो है बता दिया था। तो वो कब हुआ था, जब जैकोबिन क्लब का राज चल रहा था। तो उस टाइम पे लुई 16 को हटा दिया था उन लोगों ने, और वोट का राइट दिला दिया था सभी को, है ना, 21 साल वालों को। तो अब क्या था, रिपब्लिक के बाद वहां पर एक मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी था, है ना, जो कि कौन था, रोबिस्फायर, है ना। रोबिस्फायर के हाथ में, हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा था कि रोबिस्फायर के हाथ में क्या थी, पावर थी, जितनी भी थी सारी पावर सिर्फ एक बॉडी के पास में थी, एक पर्सन के पास में थी। तो वो एक आदमी के हाथ में अगर सारा कंट्रोल होता, मतलब उस टाइम तो था,
तो वो क्या करता था, उसका मिसयूज करता था, है ना, लोगों पे अपना हुक्म चलाता था कि नहीं आपको ऐसा ही करना है, और जुल्म करने लग गया था वो, है ना। तो इन्होंने उससे कुछ लेसन सीखा, उन्होंने बोला कि हमको एक बॉडी एग्जीक्यूटिव नहीं चाहिए, है ना, अगर हमारी पावर जो है वो डिवाइडेड रहेगी तो कोई भी ऐसे हम पे राज नहीं करेगा, ठीक है। तो डायरेक्टर यही था कि उन्होंने अब 5 लोगों में पावर बांट दी थी, है ना। तो पर यहाँ पर कुछ कमी थी, तो कॉन्फ्लिक्ट होता था यहाँ पर, क्यों होता था, क्योंकि डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में हमेशा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती थी। जो लोग ये चुनते थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो चुनती थी जिन लोगों को, वो डायरेक्टर्स क्या करते थे, उसको हटा देते थे, या तो फिर डायरेक्टर्स कुछ लोगों को चुनते थे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हटा देती थी। तो इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था, हमेशा एक पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी रहती थी। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्टरी भी अनस्टेबल ही होती थी। इस चीज का फायदा कौन उठाता, इस चीज का फायदा किसने उठाया, नेपोलियन बोनापार्ट ने, है ना। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, ये हम देखेंगे। ये कौन थे, एक मिलिट्री जनरल थे, जिन्होंने मिलिट्री जनरल से अपने आप को डायरेक्टर बना लिया था, है ना। फिर से वही वन मैन एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया था, है ना, जिससे हम लोग निकल के आए थे, पर हम वापस से वही पहुंच गए थे। हम लोगों ने क्या किया कि हमको एक पर्सन के हाथ में सारी पावर नहीं देनी है, इसीलिए हमने क्या किया, हम लोगों ने 5 बॉडी में पावर्स को डिवाइड कर दिया था, जिसको हमने डायरेक्टरी बताया था। पर जब ये आए, कौन आए, नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, इन्होंने क्या करा, ये कौन थे, मिलिट्री जनरल थे, तो इन्होंने जितनी भी पावर थी सब अपने हाथ में ले ली, अपने आप को क्या करा, राजा घोषित कर लिया इन्होंने वहां का, ठीक है। इनके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, इनके बारे में इस टॉपिक में इतना ही दिया है ना। ये कौन थे, इनका क्या था, और इनके बारे में क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये हमको लास्ट टॉपिक में है। तो फिर नेक्स्ट हमारा है, डिड वुमेन हैव रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। तो जितनी भी वुमेन्स थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करती थी, है ना। जैसे सारी वुमेन्स ने अपना अपना काम जो है वो कर रही थी। उनका काम क्या था कि घर का काम संभालना, बाहर का, अगर क्योंकि जितने भी मेल्स थे वो सब कहाँ बिजी थे, वो रिवॉल्यूशंस में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज में, और यहाँ सब पर जितने भी मेल्स थे वो यहाँ पर बिजी थे। तो फीमेल्स ने क्या किया था, घर की जितनी भी बागडोर थी वो उनके हाथ में ले ली थी, है ना। बाहर कमाने जाना, घर पे खाना वाना बनाना, सबको सही तरीके से रखना, ये वो। तो ये काम किनका था, विमेन का था। तो उन्होंने जब जब पार्टिसिपेंट किया था, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि इन फ्यूचर उनको भी आगे जब भी गवर्नमेंट बदलेगी तो एक रिकॉग्निशन मिलेगा, है ना। रिकॉग्निशन मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि क्या होगा, उनको इक्वलिटी मिल जाएगी, वो लोग भी जॉब्स करेंगी और ये सब चीजें, है ना। तो क्योंकि रिवॉल्यूशन होते थे तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आती थी, मोनार्की खत्म हो जाता था, पर विमेन की पोजीशन वही रहती थी, है ना। इतने रिवॉल्यूशन हुए, इतने मोनार्की हटे, ये सब हुआ, बट विमेन की जो पोजीशन थी वो वही थी, कोई चेंजेस नहीं आया। विमेन वर्क फॉर लिविंग, है ना, कहीं पर फ्लावर बेच रही है, कहीं पर छोटे मोटे काम कर रही है, किसी के यहाँ पे मजदूरी कर रही है, किसी के यहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही है, तो वो ये सारे काम करते थे। पर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो प्रोस्पिरियस वाली फीमेल्स जो थी, वो पढ़ने लिखने के लिए उनके पास में पैसा था, बट ये जो थर्ड स्टेज वाली फीमेल्स थी उनके पास में कोई सोच नहीं था, है ना। उसके बाद में एजुकेशन तो थी, पर दूसरी चीजों के चलते हुए उनको दबा दिया जाता था, जैसे कि फैमिली है, चिल्ड्रंस एंड ऑल, है ना। इतनी सारी चीजें हैं उनके पास है, फैमिलीज है, चिल्ड्रंस है, तो उनको इन सब के चलते क्या कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था। यहाँ तक ही सीमित नहीं था फीमेल का वर्क, और यदि वो बाहर काम करती थी तो उनको पैसे भी उस चीज के लिए कम दिए जाते थे, है ना। जो भी वो मजदूरी कर रही है, जो भी चीज कर रही है, वो उन सब चीजों के लिए उनको पैसे भी कम दिए जाते थे। अब क्या होता है, रिवॉल्यूशन आना चालू होते हैं कब, 1789 में, है ना। तो जिस तरीके से विमेन ने पार्टिसिपेशन चालू किया था, हमने देखा था ब्रेस्टाइल फोर्ट पे, है ना, ब्रेस्टाइल फोर्ट पे भी वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। फिर उसके बाद में जैकोबिन क्लब्स के टाइम पर उन्होंने क्या किया था, फीमेल ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया था, है ना। हमने को देखने को मिला कि बहुत सारा कंट्रीब्यूशन फीमेल्स का भी था, और उन्होंने खुद की कुछ क्लब्स बनाना चालू कर दिए थे, जैसे कि एक क्लब था रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ये दो रिवॉल्यूशनरी और रिपब्लिक वुमेन, ये 2 क्लब जो थे वुमेन ने बनाए थे, और इसमें उन्होंने
वुमेन को लग रहा था कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल हो जाएगी, है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, है ना, डेट्स सब याद रखना, जो जो डेट्स मैं बोल रही हूँ। पहले मैंने कौन सी बोली थी, 1789 में क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन चालू हुए थे। और 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था फ्रांस में, उसमें उन्होंने सोचा था कि किन्होंने, वुमेन्स ने, है ना, कि उनको क्या मिल जाएगा, इक्वल लेवल पे रख दिया जाएगा उनको, मतलब कि उनको इक्वलिटी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर फर्स्ट जो वर्ड था जिससे वो चालू होता था वो ये था कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेंस, नॉट वुमेन्स, है ना। क्या लिखा था उसमें, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेंस, मतलब किसके राइट्स की बात हो रही है, किसके राइट को डिक्लेयर किया जा रहा है, ओनली मैन के राइट्स को डिक्लेयर किया जा रहा है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था यहाँ से ऐसा चालू हुआ, मतलब राइट्स के बारे में, किसके राइट्स के बारे में बात हो रही है, ओनली मेंस के राइट्स के बारे में बात हो रही थी यहाँ पर, है ना। तो विमेन्स आर हाईली डिसअपॉइंटेड टू दैट, ठीक है। विमेन्स जो थी वो बहुत ज्यादा हाईली डिसअपॉइंटेड हो गई कि वो इतना सारा रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही है ना। तो उनको फिर भी इक्वलिटी और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उनकी जो डिमांड्स है वो फिर भी फुलफिल नहीं हो रही है। कुछ रिलीफ मिला था, कब मिला था, जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट रूल कर रही थी, है ना। लोगों ने आर्मी में भर्ती चालू कर दी थी और रिवॉल्यूशन चालू किए थे, है ना। तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने कुछ चेंजेस आए थे, जैसे कि वो क्या चेंजेस आए थे, तो वो ये चेंजेस थे कि कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइडेड की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। शादी के लिए कोई फोर्स नहीं था कि अगर उनकी मर्जी होगी तो ही शादी होगी, वरना नहीं करेंगी, ठीक है। फिर थर्ड जो था चेंज, वो ये आया था कि वो डाइवोर्स दे सकती है, नहीं तो पहले ऐसा था कि वुमेन्स डाइवोर्स नहीं दे सकती थी उनकी मर्जी से, है ना। बट अब वो, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पति से उनको अलग हो जाना चाहिए या फिर उनका पति उनके लिए ठीक नहीं है करके, तो वो डाइवोर्स दे सकती थी। फिर उसके बाद में उनको जॉब्स के लिए और अदर चीजों के लिए भी उनको, जैसे उनको अगर कोई वर्क करना है या उनको किसी चीज में प्रैक्टिस करनी है, उनको टीचिंग करना है, तो वो ये सब भी कर सकती थी, है ना। तो ये 4 राइट्स उनको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे। कब दिए गए थे, जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट रूल कर रही थी, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन गवर्नमेंट की पावर धीरे से जैकोबिन क्लब के हाथ में चली गई थी, तो थोड़ा चेंजेस आने लगा। तो उस टाइम पे जितने भी क्लब्स थे वो सब बैन करवा दिए थे, है ना। तो पॉलिटिकली और तरह से स्ट्रिक्ट हो गया था माहौल। तो फिर हमने क्या देखा था, वहां पर माहौल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था, कब, जैकोबिन क्लब के टाइम पर, है ना। तो 1946 में वुमेन को वोटिंग का राइट मिला, है ना। अब आप बोलोगे कि 1748 की, 1789 की या 1791 की बात करते हुए हम 1949 पे कैसे आए, मतलब इतना लंबा समय। तो यहाँ पर फ्रांस इंडिपेंडेंट हो चुका था, सब चीजें आ गई थी यहाँ पर, है ना। पर बाद में वुमेन्स का स्ट्रगल जो था इसके बाद में कंटिन्यू चल रहा था। कब हम बात कर रहे थे, कब बना था कॉन्स्टिट्यूशन, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना। और यहाँ पर वुमेन्स को राइट का वोट कब मिला गया, 1946 में। मतलब जो इतना लंबा समय जो है वो वुमेन्स ने स्ट्रगल किया, और मतलब इतना लंबा समय उन्होंने तय किया, इसके बाद में उनको क्या मिला, इसके बाद में उनको राइट टू वोट मिला, है ना। आया समझ में, मतलब इतना लंबा समय उन्होंने तय किया था। और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अबॉलिश ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी क्या होती है, स्लेवरी मतलब होता है गुलामी करना, है ना, गुलामी करना, उसको क्या बोला जाता है, स्लेवरी। तो जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनकी जमीन पे कौन काम करता था, स्लेव काम करते थे, है ना। उनको लाया जाता था बाहर से, और वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पर काम करते थे। गुलामों को अपने खेतों पे काम करने के लिए वो लोग क्या करते थे, लाते थे। तो जो जैकोबिन रिज्म था, तो जैकोबिन रिग में क्या हुआ, जब जैकोबिन क्लब चल रहा था तब स्लेवरी बंद हो गई थी, है ना। जितनी भी फ्रांस कॉलोनीज थी वहां पर प्रोडक्ट सप्लाई होते थे, जैसे कि कॉफी हो गया, टी हो गया, रबर हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो भी लोग थे जिन्हें स्लेव खरीदने होते थे, तो वो क्या करते थे, स्लेव एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब आते थे तो वो क्या करते थे, खरीद लेते थे, है ना। जब नेशनल
जब नेशनल नेशनल असेंबली के पास में पावर आई तो उन्होंने क्या बोला कि हमको स्लेवरी को क्या करना है, बंद कराना है, क्योंकि नेशनल असेंबली में कौन कौन से लोग थे, लोअर लोग भी थे, है ना, जो छोटे लोग जो थे वो भी इसके अंदर थे, कहाँ पर, नेशनल असेंबली में, क्योंकि उन्होंने क्या क्या बोला कि ये अनजस्टिस है, ह्यूमन की वैल्यू नहीं करता है स्लेवरी करवाना, है ना। वापस रिपीट कर देते हैं। तो नेशनल असेंबली में लोगों ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये अनजस्टिस है, ह्यूमन की वैल्यू नहीं करता है, अगर हम गुलामी करवा रहे हैं तो ये क्या है, ह्यूमन की वैल्यू नहीं कर रहे हम, है ना। तो इसको बंद करने की मांग की गई, पर सिर्फ और सिर्फ डिबेट चला, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं आए, है ना, ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर जब पावर कन्वेंशन के पास पहुंची, हमने कन्वेंशन पढ़ा था प्रीवियसली, तो मैंने बताया था कि जैकोबिन के पास पावर पहुंचती है तो ज्यादातर लोग थर्ड स्टेट वाले थे वहां पर, है ना। तो उन्होंने बोला कि हमको स्लेवरी की जरूरत नहीं है, हमको प्लांटेशन और स्लेवरी दोनों की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों बंद कर दो। तो यहाँ पर कन्वेंशन के नाम पर स्लेवरी बंद हो जाती है। पर जब नेपोलियन बोनार्ड के पास में पावर जाती है तो तब वो चीज वापस से क्या हो जाती है, चालू हो जाती है ना। तो जो नेपोलियन बोनार्ड थे वो क्यों आए थे हमारे यहाँ पर फ्रांस में, क्योंकि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो, सब चीजें हो, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, स्लेवरी को वापस चालू कर दिया, है ना। बट अल्टीमेटली इन 1848 में स्लेवरी बंद हुई, है ना। मतलब क्या हुआ था, बंद हो गई थी तब जब पावर कन्वेंशन के हाथ में आया। पर जब पर पावर जब नेपोलियन बोनाल के पास में आया था तब क्या हुआ था, तब वापस से स्लेवरी चालू हो गई थी, है ना, क्योंकि नेपोलियन क्या चाहता था, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना चाहता था हर चीज में, है ना। तो उसने ये सोचा कि अगर स्लेवरी बंद हो जाएगी तो वो उतना उसको ट्रेड वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली वापस चालू हो गई, फिर लास्ट में 1848 में फाइनली स्लेवरी जो है बंद हुआ, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो अपकमिंग ऑफ द लॉर्ड व ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो क्या पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आया था क्या, हाँ, पॉलिटिक्स को चेंज कर पाई थी क्या, पीपल के पहनने में, बोलने में, या फिर वो जो बुक्स पढ़ रहे थे उसमें, हाँ, ये क्वेश्चन है आपसे फर्स्ट। हाँ, तो द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस मैनी सच चेंजेस इन लिव्स ऑफ मैन, मेंस, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। तो क्या हुआ 1789 से अगर हम बात कर रहे हैं, तक की हम बात करते हैं, हम से बात करते हैं, मतलब 1789 से बात करते हैं, 1789 तक की बात करें अगर हम, तो लोगों के रहने में, है ना, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन के रहने में बहुत सारे चेंजेस आए। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टूक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। तो क्या हुआ, जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, बहुत सारे लॉज जो है वो पास किए, क्यों किए, ताकि जो लिबर्टी और इक्वालिटी का आइडिया है वो उनको, उनके पास में आए, है ना। तो रिवॉल्यूशन क्यों चालू हुए थे, ताकि लिबर्टी और इक्वालिटी जो है वो फैले, है ना। उसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, अबॉलिश ऑफ सेंसरशिप किया था। सेंसरशिप क्या होती है, जब आप किसी चीज को जज करते हो, जैसे कि आप कई बार न्यूज में पढ़ते होंगे ना कि सेंसर बोर्ड ने ये वाली मूवी नहीं हमको, मतलब ये वाली मूवी बैन कर दी, या ये वाली मूवी को उन्होंने चलाने नहीं दिया। कई बार सुना होगा आपने मूवीज के बारे में कि सेंसर बोर्ड ने पास नहीं की मूवी, है ना। तो सेंसरशिप क्या होता है, जब आप किसी चीज को अपने हिसाब से जज करके बताते हो कि ये दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, या फिर ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो जब ओल्ड रिजिम था तो वहां पर राजा होते थे, है ना। तो जो राजा होते थे वो जितना भी अगर कुछ भी छप रहा होगा न्यूज़पेपर में, टीवीज में, अगर कुछ भी आ रहा होगा, तो सबसे पहले वो किसको सेंसर्ड किया जाता था, तो सेंसर्ड बाय किंग होता था, है ना। अगर उनको कुछ बनवाना है, कुछ करना है, तो वो लोग क्या करते थे, वो राजा के पास में जाते थे और राजा से उस चीज के बारे में राय लेते थे कि अब हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। अब लेकिन पावर शिफ्ट होती है ना, न्यू रिज्म पे आती है, मतलब कि लोगों के पास में आती है।
है ना? तो लोगों के पास में आती, तो लोगों के पास में आती तो क्या होता है, सेंसरशिप को अबॉलिश कर देते हैं वो लोग, है ना? और उन लोगों के विचारों को व्यक्त करने लगते हैं। जैसे कि अब अगर आप अगर कुछ विचार रखोगे और उसको अगर मुझे जज करना होगा, तो मैं क्या करूँगी, आपने कुछ रखा और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या कर दूँगी, उसको मना कर दूँगी कि नहीं, ये चीज़ मत बोलना या ये चीज़ मत करना या ये मत लिखना, है ना? वो हो सकता है मेरे लिए गलत, मेरी नज़रों में गलत होगा, बट वो एक्चुअली सही होगा, है ना? तो लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को अबॉलिश कर दिया। फिर उनके पास में क्या राइट आ गया कि वो लोग उनकी जो भी विचार हैं, उसको बिना किसी के नोक-झोंक किए वो लोग अपने विचारों को क्या करते थे, व्यक्त करने लगे थे। मतलब अपने जो विचार है वो बिना किसी डर के व्यक्त करने लगे थे। जैसे कि यूज़ ऑफ प्रिंट्स, मतलब उन्होंने अब जैसे, अब अगर हमको कुछ भी छापना होगा, अगर हम लोगों को, कोई गवर्नमेंट है, उसके बारे में अगर वो गलत कुछ काम कर रही है और अब फिर वो सेंसर भी वही करेगी, है ना? क्योंकि वो तो गवर्न कर रही है। तो हम लोग क्या उसके बारे में छाप पाएँगे क्या? नहीं छाप पाएँगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी गवर्नमेंट होगी वो अपने बारे में गलत तो छपाएगी नहीं, है ना? वो सही कर उसको भले ही फेक करवा देगी, पर वो उसको अच्छा-अच्छा बताएगी। तो ये चीज़ क्या हुई, न्यू रिज्म में चेंज हो गई, है ना? न्यू रिज्म में क्या हुआ कि लोगों के पास में क्या आने लगा, सबने अबॉलिश कर दिया सेंसरशिप को और लोगों ने अपने विचारों को खुल के व्यक्त करना सीखा, है ना? और फिर उन्होंने यूज़ ऑफ प्रिंट का मतलब यही था कि न्यूज़पेपर वगैरह में उन्होंने जो एक्चुअल बात थी, अपने विचार थे, वो खुल के रखने लगे, ठीक है? प्लेस सॉन्ग्स, फेस्टिव्स, प्रोग्राम्स, अट्रैक्टिव लार्ज, उन्होंने सॉन्ग्स वगैरह और सभी चीज़ों को क्या है चालू किया। जितने भी डिस्कशंस होते थे वो इवेंट्स में, है ना? वो खुल के करने लगे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस के पास में फ्रीडम आ गया कि वो कुछ भी चीजें जो है, कुछ भी नहीं, मतलब जो चीजें एक्चुअल है वो चीज वो क्या करें, वहां पर बताएं, ठीक है? मतलब कि उनके पास में राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना? नेचुरल राइट्स उनके पास में क्या हुए, आ गए, ठीक है? और ये फेस्टिव प्रोसेशन मतलब जो भी जुलूस निकालते थे वो सब चीजें उनके पास में क्या हो गई, राइट्स हो गए, तो वो लोग सब चीजें ये करने लगे, है ना? तो रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ इतना ही था। फिर एक कंक्लूजन दे के रखा है। कंक्लूजन किसके बारे में दे के रखा है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, है ना? नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम देखते हैं। हमने देखा था कि अनस्टेबिलिटी हो जाती है उस टाइम पे, तो नेपोलियन अपने आप को 1804 में अपने आप को क्या बना लेता है, राजा बना लेता है ना? नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे, मिलिट्री जनरल थे, जिन्होंने अपने आप को क्या बना लिया था, राजा बना लिया था। कब, 1804 में, है ना? और जितनी भी कंट्रीज थी जितनी भी कंट्रीज थी, है ना, यूरोप हो गया, फ्रांस हो गया, जितनी भी, बेल्जियम, पोलैंड, ये जितनी भी कंट्री थी, इन सबको उसने क्या करना चालू किया, कॉन्कर करना चालू किया, है ना? और कॉन्कर करके अब वो तो कहीं एक जगह पे ही बैठ सकता था, तो उसने फ्रांस में बैठा और उसने जितनी भी दूसरी कंट्रीज को कॉन्कर किया था, जीता था, उसने जितनी भी कंट्रीज को जीता था, है ना, उसमें अपने रिश्तेदारों को या अपने जान पहचान वालों को वहां पर क्या कर दिया, बैठाल दिया, है ना? जैसे पोलैंड, बेल्जियम की बात हो रही है यहाँ पर, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज की बात भी होगी, तो उन लोगों को तो उसने क्या करा, उन लोगों को वहां पर बिठा दिया। यूरोप का मॉडर्नाइजेशन माना जाता था फ्रांस सोसाइटी में, किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को, है ना? क्या माना जाता था उसको, मॉडर्नाइज माना जाता था यूरोप का। कुछ रिफॉर्म्स लाया था वो, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसने प्रोटेक्शन दिया था, है ना? प्राइवेट प्रॉपर्टी किसके पास में होगी, अमीरों के पास में होगी, राइट? तो अमीरों के पास में अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा स्लेव लाएंगे और उस पे अपना काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, वो जो भी वॉटेवर वो करना चाहते थे। तो उसने क्या करा, नेपोलियन बोनापार्ट ने, कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सके वो, इसके लिए उसने क्या करा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दिया। सेकंड उसने क्या बोला, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वर इंट्रोड्यूस। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट मतलब ये था आपका कि जैसे आज हम लोग देखते हैं, बाट आता है, बाट, जैसे एक 1 kg का आता है, जब हम सब्जी लेने जाते हैं, हम दूसरी चीजों पे भी जाते हैं, तब हम तोल के लेते हैं सामान, है ना?
तो उस टाइम पे उसने क्या किया, एक फिक्स्ड मतलब एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया हो वेट और मेजरमेंट का, है ना। डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उसने। डेसिमल सिस्टम कैसे, अगर हम कुछ चीजें 1 रुपए 50 पैसे में ले रहे हैं, अगर हमने लिया है यहाँ पर 2 चीज ली है, तो 1 रुपए 50 पैसे के हिसाब से कितनी हुई, वो 3 रुपए हुए, है ना। पर अगर उस टाइम पे डेसिमल सिस्टम नहीं था, तो हमको क्या करना पड़ रहा था, वो 1 रुपए 50 पैसे वाली चीज को आपको 1 रुपए में ही देना पड़ रहा था, है ना। तो यहाँ पर डेसिमल सिस्टम का वो समझ में आया कि डेसिमल सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया उसने। तो लोगों ने सोचा कि ये तो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी हमसे छीन लेगा, पर है ना, इतना सब कुछ तो उसने किया, पर लोगों ने बाद में सोचा कि हमसे क्या कर लेगा, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी सब छीन लेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाह रहा था, ट्रेड करना चाह रहा था, है ना। और वो ट्रेड के लिए कर रहा था, थर्ड स्टेज वालों को नहीं देख रहा था, है ना। तो फाइनली क्या हुआ, ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलो इन 1815। 1815 में वो डिफीट हुआ। मेनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड दैट द रिवॉल्यूशन आइडियाज, उसके बहुत सारे आइडियाज थे, जैसे कि लिबर्टी और मॉडर्न लॉज, जो कि हमारे लिए सही थे, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने क्या की, यूटिलाइज की, पर नेपोलियन क्या किया, वहां से चला गया था। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रांस रिवॉल्यूशन। तो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स का बहुत ज्यादा महत्व था, कहां पर, फ्रांस रिवॉल्यूशन में, है ना। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वर फेडरल सिस्टम। ये कब स्प्रेड हुआ, यूरोप में 19th सेंचुरी में, जब वहां पर फेडरल सिस्टम जो था वो अबॉलिश हुआ, है ना। फेडरल सिस्टम मतलब जब पावर डिवाइडेड थी लोगों के बीच में, तो कॉलोनाइज पीपल रिवर्क द आइडियाज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज इनटू द मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सोवर्जन नेशन स्टेट। सोवर्जन स्टेट को क्रिएट करने के लिए, नेशन को क्रिएट करने के लिए कौन कौन लोग आए, टीपू सुल्तान, राम मोहन रॉय आर द टू एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स हु रिपोर्टेड द आइडियाज ऑफ कमिंग रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। तो ये 2 लोग आए वहां पर, और उन लोगों ने ये जो आइडिया था इसको क्या किया और आगे बढ़ाया। तो ये आपका चैप्टर था, ठीक है। बेटा आपको देखो यहाँ पर देखे रखा है, टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर द टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्ड टू द आइडियाज ऑफ कमिंग रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। मतलब ये जो 2 एग्जाम्पल है, ये वहां पर आए, जो भी रिवॉल्यूशनरी आइडिया था फ्रांस का, है ना, इन्होंने इसको क्या करा था, बढ़ाया था आगे।